Good morning to all. Today we are starting a new subject, that is direct and indirect taxes, out of which in the first half we have direct taxes and in the second half we have indirect taxes. In direct taxes we are going to learn first chapter, introduction and definition. As the name you can see that introduction and definition. Okay, introduction given. Okay, give me a second. So in this direct and indirect taxes, this is altogether new subject for you all, and I will suggest each and everyone to be very careful while studying from the beginning. Each and every chapter is very important. Okay, so in the first lecture we are going to cover the introduction part and definition, that is overview of the taxation system and the direct taxes, and what do you mean by some points of indirect taxes. Okay, so let's start. You can see that introduction name is given. In the introduction you can see that the income of the government of all the sources are called public revenue. That means the whatever income government is earning from the public, whatever income government is earning from the public is called as public revenue. You might have studied in economics also. Okay, so public revenue, very important term. Next, the major part of public revenue come from taxation. As you all know that majority of income, revenue means, you can say that revenue is nothing but your income. It comes from टैक्सेशन. टैक्सेशन से ज़्यादातर इनकम गवर्नमेंट को मिलता है. मेजॉरिटी पार्ट इनकम कौन कवर करता है? टैक्सेशन करता है. आगे, द गवर्नमेंट कैन रेज फंड फॉर द डेवलपमेंट एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री. तो गवर्नमेंट जो भी रेवेन्यू रेज कर रहा है, फंड रेज कर रहा है, वो देश का भलाई के लिए या देश का डेवलपमेंट के लिए या फिर आने वाले मुसीबतों से अपने आप को बचाने के लिए, जैसे कि डेवलपमेंट एंड डिफेंस. डिफेंस, यू नो दैट डिफेंस किसको बोलते हैं, सबको पता है. डिफेंस जो आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, जैसे कि कोई हमारे पे वॉर कर देता है तो कल उसके लिए भी हमको रेडी रहना है, तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं. तो गवर्नमेंट पैसे रेज करता है देश का डेवलपमेंट के लिए और डिफेंस के लिए, दोनों के लिए. नेक्स्ट, especially in developing economies, it can play a very vital role in helping economic development in the number of ways. तो जब हमारा कंट्री, आप सब अभी सबको पता है कि हमारा जो देश है वो डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग इकोनॉमीज है. ठीक है, तो जो डेवलपिंग कंट्री है वो कंट्री को पैसे की जब ज़रूरत पड़ती है, उसको मेजॉरिटी रेवेन्यू देने वाला डिपार्टमेंट टैक्सेशन डिपार्टमेंट ही है, जहाँ से मेजॉरिटी इनकम आती है. तो उसका सब कुछ, आई मीन टू से दिस इज वाइटल रोल. वाइटल रोल क्यों बोला है? सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो इनकम टैक्स का ही है. ठीक है, तो आगे भी और हम समझेंगे. टैक्सेस आर compulsory payments to government without expectation of direct return or benefit to the tax payer. तो टैक्स एक ऐसा इनकम है, सभी को पता है, गवर्नमेंट से कोई हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. जो भी हम लोग कमाते हैं उसके ऊपर टैक्स भरते हैं. तो जब हम कमाते हैं उसके ऊपर अगर टैक्स भरते हैं तो हम ये नहीं चाहते कि गवर्नमेंट हमसे कुछ रिटर्न में, हमको गवर्नमेंट से कुछ मिलना चाहिए. ठीक है, अभी जो भी चीज़ हम दुकान से खरीदते हैं उसके ऊपर भी टैक्स होता है. क्या हम उसके लिए उससे कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं? क्या नहीं करते. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. यही चीज़ को समझाने के लिए लोगों ने बोला टैक्सेस आर कंपलसरी पेमेंट टू गवर्नमेंट विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ डायरेक्ट रिटर्न.
और बेनिफिट टू द टैक्स पेयर। जो टैक्स भरता है उसको कुछ भी डायरेक्ट रिटर्न या बेनिफिट में कुछ मिलने वाला नहीं है, वो देश का भलाई के लिए क्या कर रहा है, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल टर्म ऑफ टैक्स। टैक्स के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया। अभी बात करेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस में आप देख सकते हो, इधर पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि टैक्स के कितने टाइप हैं। ओके, सबसे पहला डायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डायरेक्ट टैक्स की, और फिर बात करेंगे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स की। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट हाफ जो है पूरा डायरेक्ट टैक्स के ऊपर ही डिपेंड है, और सेकंड हाफ जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स पे डिपेंड करता है। सिलेबस अकॉर्डिंगली डिवाइड किया है। तो पहले मैं बात करूँगा डायरेक्ट टैक्स की। तो डायरेक्ट टैक्स क्या पहले समझ लेंगे। ओके, डायरेक्ट टैक्स, सबसे पहला पॉइंट, a tax which is paid by person on whom it is legally imposed and burden of which cannot be shifted to any other person is called direct tax। तो सिंपल भाषा में बताओ, जो टैक्स जो है कोई पर्सन अगर दे रहा है लीगली, उसके ऊपर अगर टैक्स भरने का जिम्मेदारी है तो वो बर्डन किसी और पे वो शिफ्ट नहीं कर सकता है। से एग्जांपल से आप लोग अगर इनकम कमा रहे हो तो गवर्नमेंट बोलता है कि आपको टैक्स भरना है। आप कमा रहे हो तो आपको भरना ही है। अगर आपका पेरेंट कमा रहे हो तो आपका पेरेंट्स को भरना ही है। तो ये कंपलसरी होता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। जो भी इनकम कमाता है उसको टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, ये बर्डन वो किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता है। इसका मतलब इसके जो कमा रहे इनकम उनके बदले में कोई और उनका टैक्स नहीं भर सकता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? होप यू अंडरस्टैंड फर्दर। Thus, impact and incidence of tax is on the same person। इसका मतलब जो कमाने वाला है और जो टैक्स भरने वाला है वो दोनों एक ही बंदा है। तो कहने का मतलब क्या, वो लोग का कहने का मतलब इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स मतलब इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस। इम्पैक्ट मतलब भरने वाला, और जो टैक्स का भरने का जिसके ऊपर बाकायदा रूल एप्लीकेबल होता है, वो दोनों एक ही पर्सन है, सेम पर्सन है। अगर समझो मैंने अगर इनकम कमाया तो मैं टैक्स भरूंगा, तो इनकम भी मेरा, टैक्स भी मैं भरूंगा। अगर किसी और ने कमाया है तो इनकम भी उसका, टैक्स भी वही भरेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि मैंने कमाया टैक्स कोई और भरा, या किसी और ने कमाया और टैक्स मैं भरा। ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए दोनों भी सेम पर्सन है। इम्पैक्ट भी उसी पर्सन पे है, और उसका जो इंसिडेंस है वो भी सेम पर्सन पे ही है। दोनों भी एक ही पर्सन है। नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स पेयर इज दी टैक्स बियरर। एग्जाम्पल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स एक्सेट्रा। तो इधर पे फिर से रिपीट किया है, समझने के लिए मैंने डाला था ये पॉइंट। टैक्स पेयर, टैक्स बियरर, मतलब जो टैक्स पे करेगा वही टैक्स बियर करेगा। मतलब जो टैक्स भर रहा है वही टैक्स पेयर है, जो टैक्स भर रहा है वही टैक्स पेयर है। जैसे कि इनकम टैक्स, हम लोग जो भी इनकम कमाते हैं, से एग्जांपल सैलरी से, कोई प्रॉपर्टी बेच के, ठीक है, घर बेच के, या जो भी है, हम लोग इसके बारे में डिटेल आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे। बट अभी आपको इतना ही समझना है, जो भी इनकम टैक्स है वो हमारे इनकम पे लगता है। वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, मतलब कैपिटल गेन है, प्रॉपर्टी पे लगता है। धन दौलत पे टैक्स लगता है। ये सारे टैक्स को क्या कहा गया है, डायरेक्ट टैक्स। मतलब ये जिसका है वही टैक्स भरेगा। तो जिस किसी का इनकम, जिस किसी का धन दौलत, वही टैक्स भरेगा, कोई और नहीं भरेगा उनके बदले में। नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे। एन इनडायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि जिसका जो बर्डन है, जिसका जो बर्डन है वो हम लोग किसी और के ऊपर टैक्स सॉरी टैक्स का बर्डन हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब दूध
बनाता दूध का कंपनी है, लेकिन टैक्स हम लोग भरते हैं। ओके, उसी तरह आप अगर दुकान में जाते हो, कुछ भी चीज़ खरीदते हो, हर एक चीज़ के ऊपर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका मतलब टैक्स किसी और ने लगाया, लेकिन पेमेंट तो हम लोग ही करते हैं। समझ में? कंपनी टैक्स लगा दिए, लेकिन पेमेंट हम लोग करते हैं। जैसे कि हम लोग ने कोई ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लेने गए, गुड्स लिया हम लोग ने, टैक्स भी हम लोग ने पे किया, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब गुड्स किसी और का है, लेकिन टैक्स हम भर रहे हैं। तो बर्डन क्या हुआ है? शिफ्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हो, एन इनडायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। मतलब किसी और के ऊपर ये शिफ्ट हो चुका है। समझ गए? फर्दर, thus the impact and incidence of indirect taxes are on different persons। मतलब क्या बोला? इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों भी दूसरे बंदे पे आ जाएगा। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस आर ऑन द डिफरेंट पर्सन बोला है। मतलब मैंने बताया आपको, मिल्क बनाने वाला कंपनी कोई और है, लेकिन मिल्क खरीदते हम लोग जब है तो उसके ऊपर हम टैक्स भरते हैं। तो इसी तरह क्या हुआ है? इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों भी क्या हुआ है? शिफ्ट हो चुका है। जबकि डायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट और इंसिडेंट सेम पर्सन पे होता था। समझ में आ रहे? फर्दर, हेंस इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्स पेयर इज नॉट द टैक्स बियरर। इसके लिए क्या बोला है? टैक्स पेयर ही क्या है? टैक्स बियरर नहीं है। मतलब जो टैक्स देता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वही टैक्स भरने के लिए एलिजिबल था। अभी मैं आपको समझाता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके डिटेल हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। अभी एग्जांपल देखो। एग्जांपल इसमें क्या दिया है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। जीएसटी से अगर हम लोग ने कोई गुड्स खरीदा है, या हम लोग ने कोई बैंक से सर्विस लिया है, तो बैंक चार्जेस वगैरह लगता है, या और भी बहुत सारे चार्जेस है। तो हम जब टैक्स भरते हैं, तो टैक्स हम किसको देते हैं? हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते, हम देते हैं जो गुड्स खरीद रहे हैं हम लोग, वो कंपनी को। और वो कंपनी क्या करता है? गवर्नमेंट को टैक्स भरता है। इसका मतलब टैक्स पेयर कोई और है, और टैक्स बियरर कोई और है। मतलब टैक्स जमा करके गवर्नमेंट के पास देने का जिम्मा किसी और का है। समझ में आ रहा है मेरी बात? टैक्स पेयर हम है, टैक्स बियरर कंपनी है। ठीक है, तो कंपनी टैक्स क्या करती है? टैक्स हम लोग बियर करते हैं। मतलब कहने का मतलब पे भी हम करते, बियर भी हम करते डायरेक्टली, लेकिन हम लोग गवर्नमेंट को नहीं दे रहे। गवर्नमेंट को हम लोग थ्रू कंपनी या जो हमारे पास तक जो गुड्स पहुंचा रहे, उनके थ्रू हम गुड्स का टैक्स पे करके अपना टैक्स पेमेंट का पूरा प्रोसीजर करते हैं। तो इसके लिए क्या बोला? जीएसटी, इनकम टैक्स। और अभी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में एक बेसिक डिफरेंस पहले समझ लेंगे। डायरेक्ट टैक्स में कमाते हैं हम हमारे इनकम से डायरेक्टली गवर्नमेंट को हम खुद पेमेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इनकम, what income we are earning, we are directly paying tax to the government. We are paying directly tax to the government. Okay. In case of indirect tax, we are not paying tax directly to the government. We are paying to some other person, and some other person is going to pay to the government. तो हम किसी और को देते हैं टैक्स। जैसे कि आप दुकानदार को देते हो, दुकानदार जमा करता है और वो बिल का पेमेंट करता है। तो बिल का पेमेंट जब जाता है, तो उसके साथ टैक्स भी जाता है। तो जिसको बिल का पेमेंट वो दे रहे, वो क्या करता है? टैक्स गवर्नमेंट को जमा करता है। तो इसके लिए ये इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि ये डायरेक्टली डायरेक्टली क्या नहीं कर रहे हैं? टैक्स गवर्नमेंट को हम नहीं दे रहे, और इधर पे हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, विल मूव फर्दर। जस्ट अ सेकेंड। इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम अर्नड बाय पर्सन। इनकम टैक्स किसके ऊपर है? टैक्स जो कोई पर्सन ने कमाया इनकम, उसके ऊपर है। मतलब इनकम है तो टैक्स है, इनकम नहीं है तो टैक्स भी नहीं है। उसके बाद, any person who is having the income in excess of non-taxable limit is required to pay tax। मैं समझा देता हूँ ये बात को। क्या लिखा है? पहला पॉइंट याद रखना, इनकम है तो टैक्स है। इनकम टैक्स कब जाता है? जब इनकम पर्सन कमाता है, नहीं तो नहीं। और क्या बोला? अगर कोई भी पर्सन जिसका इनकम क्या हो रहा है? एनी पर्सन हुज इनकम इन एक्सेस ऑफ नॉन टैक्सेबल लिमिट। नॉन टैक्सेबल लिमिट क्या, ये भी समझा दूंगा मैं।
पहले समझ लेते, नॉन टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है तो उसको टैक्स भरना है। कुछ कुछ जगह पे गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आपने इनकम कमाया है और आपने कुछ खर्चे किए हैं, वो खर्चे को छोड़ के, मतलब वो खर्चे को छोड़ना मतलब वो नॉन टैक्सेबल पार्ट हो गया। तो नॉन टैक्सेबल पार्ट के ऊपर जो खर्चा करते हो, जो मतलब नॉन टैक्सेबल एक्सपेंस मैं बोल सकता हूँ, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, नॉन टैक्सेबल एक्सपेंस, नॉन टैक्सेबल स्पेंडिंग, मैं बोलता हूँ नॉन टैक्सेबल स्पेंडिंग, मतलब ऐसा स्पेंडिंग का ऐसा खर्चा कर रहे हैं हम जिसके ऊपर टैक्स लगता नहीं है। तो उसके बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है तो उसके ऊपर हमको टैक्स पे करने पड़ते हैं। तो इसके लिए लिखा है इनकम टैक्स क्या होता है, व्हाट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मीन्स एनी पर्सन हु इज हैविंग इनकम इन एक्सेस ऑफ नॉन टैक्सेबल लिमिट, नॉन टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है तो उसको क्या करना पड़ता है, टैक्स भरने पड़ते हैं। विल मूव फर्दर, अभी बात करेंगे इनकम टैक्स इन इंडिया। इंडिया में इनकम टैक्स का जो मोटो है, इम्पोर्टेंस है, वो हम लोग समझेंगे। इनकम टैक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1860। तो इनकम टैक्स इंडिया में इंट्रोड्यूस कब हुआ है, 1860। बट a systematic legislation was passed only in 1866। सिस्टमैटिक लेजिस्लेशन मतलब जो लॉ है वो कब बना है, 1866। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सिंस देन there have been a constant change in the structure of this law। तभी से लेके मैं बोलूँगा आज तक भी लॉ में कई सारे चेंजेस होते गए होते गए होते गए, और आज भी चेंजेस हो रहे हैं और आगे भी चेंजेस होने वाले हैं लॉ में। तो लॉ में चेंजेस होना ये बाय नेचर है, ये लॉ एक सब्जेक्ट ही ऐसा है जो बाय नेचर चेंज होना ही है, इसको समझ में आ रहा है। आगे, द होल एक्ट वाज completely revised in 1961। तो एक्ट बना 1860 में, लेकिन उसका उसका जो लॉ पास हुआ 1866 में, लेकिन ये लॉ उसके बाद कंटिन्यूस चेंज होता गया होता गया होता गया, और उसके बाद कम्प्लीटली फिर से लॉ को रिवाइज किया गया है। लॉ को रिवाइज कब करा गया है, लॉ को रिवाइज किया गया 1961 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फर्दर द result was the Income Tax Act 1961 which came in force from 1/4/1962। तो इसका नतीजा क्या हुआ, इससे इनकम टैक्स एक्ट बना 1961 में, इनकम टैक्स एक्ट बना, और इससे क्या हुआ है, इसका केम इनटू फोर्स मतलब इसको लागू कब से किया गया है, 1 अप्रैल 1962। 1 अप्रैल 1962 को इसको एप्लीकेबल किया गया। केम इनटू फोर्स मतलब लागू लागू हो गया, तभी से वो 1 अप्रैल 1962 से लागू हो गया। आगे, दिस एक्ट अंडरगो चेंजेस एवरी ईयर व्हेन द बजट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो ये एक्ट में चेंजेस जो है हर साल हो रहा है। जब भी बजट की बात करते हैं हम लोग, पार्लियामेंट में जब बजट पास होता है, पार्लियामेंट पता रहेगा सबको, तो पार्लियामेंट के जो दोनों घर है, लोकसभा राज्यसभा, ये दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, ठीक है भाई, जो हमारा व्हाइट हाउस है वही है पार्लियामेंट। तो इसमें जब बजट बनता है, तो हर साल जब भी बजट बनता है लॉ में चेंजेस आते हैं, जैसे कि जीडीपी कितना होना चाहिए अगले साल, हम लोग गरीब लोग में मतलब एजुकेशन सेक्टर को कितना फंड ये करेंगे इस साल, तो मतलब ऐसा बहुत सारा चीज़ होता है चेंजेस। ये सारे चेंजेस पार्लियामेंट डिसाइड करता है, और इनकम टैक्स एक्ट भी पार्लियामेंट ने ही बनाया है। तो जब भी बजट आता है तो इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस आते ही है। होप अंडरस्टैंड। फर्दर, द इनकम टैक्स इज द मशीनरी which determine who is to charge to tax and in respect of what income। तो इनकम टैक्स डिसाइड कर, इनकम टैक्स एक ऐसा मशीनरी, मशीनरी वो मतलब
वो जो आप लोग ने फाइनेंस में लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी पढ़ा, वो मशीनरी नहीं. हियर द मशीनरी मीन्स सिस्टम. ओके, हियर द वर्ड मशीनरी मीन्स सिस्टम. तो जो सिस्टम है वो डिसाइड करता है कि कितना टैक्स लगेगा, कौन से इनकम पे लगेगा, कब लगेगा, कैसे लगेगा, जो भी है ये सबका जवाब कौन डिसाइड करता है? इनकम टैक्स एक्ट करता है. ठीक है, तो क्या बोला है? विच डिटरमाइन हु इज़ टू बी चार्ज, मतलब किसको चार्ज करना है टैक्स और कौन से इनकम पे. ये डिसीजन इनकम टैक्स एक्ट ही, ये इनकम टैक्स एक्ट का सिस्टम ही लेता है. बट फर्दर, but the income is classified under various heads and then it is tax. तो इनकम टैक्स को उसके बाद अलग अलग हेड्स में डिवाइड किया जाता है. जैसे कि किसी का इनकम सैलरी से है, किसी का इनकम हाउस प्रॉपर्टी को रेंट में दे के है, किसी का इनकम बिजनेस चला के है, किसी का इनकम प्रॉपर्टी बेच के है, किसी का इनकम पता ही नहीं क्या है बट उसका भी इनकम है. तो ऐसा जो भी टाइप के इनकम है, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो वो सारे टाइप के इनकम को क्या बोला है? वेरियस हेड्स ऑफ टैक्सेस. तो समझ लेते हैं. तो इसके लिए बोला है कि देख लेना, क्लासिफाइड अंडर वेरियस हेड्स. अंडर वेरियस हेड्स मतलब इधर पे आपको समझना क्या है, अलग अलग टाइप के हेड्स ऑफ इनकम होते हैं. बट द इनकम टैक्स एक्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब द रेट एट विच डिफरेंट पर्सन कैन डिफरेंट इनकम वुड बी टैक्स. लेकिन इनकम टैक्स एक्ट ये नहीं बताता है कि कितने रेट, मतलब कितने परसेंट टैक्स, परसेंटेज ऑफ टैक्स किसके कौन से पर्सन पे कौन से इनकम पे कितना लगेगा. ये डिसीजन इनकम टैक्स एक्ट लेता नहीं है. तो मैंने क्या बोला, इनकम टैक्स सारी चीज़ डिसाइड करता है, लेकिन इनकम टैक्स रेट, अमाउंट, ये सारे चीज़ डिसाइड नहीं करते. समझ में आ रहा है आपको? तो इनकम टैक्स रेट डिसाइड नहीं करता है, किस पे कितना टैक्स लगेगा और कितना इनकम पे, ये डिसाइड इनकम टैक्स एक्ट नहीं करता है. तो कौन करते हैं? द रेट ऑफ टैक्सेशंस आर प्रिस्क्राइब एवरी ईयर बाय द फाइनेंस एक्ट. तो जो रेट है, मतलब रेट आई मीन टू से परसेंटेज ऑफ टैक्स जो है, ये डिसाइड कौन करता है हर साल? फाइनेंस एक्ट. फाइनेंस एक्ट करता है. फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस मिनिस्टर. ओके, तो ये करते हैं. आगे फर्दर, the primary object of finance act is only to prescribe the rate so that tax can be charged for particular year under the income tax act. तो फाइनेंस एक्ट में क्या किया जाता है? सिर्फ फाइनेंस एक्ट रेट, परसेंटेज डिसाइड करता है कि कितना परसेंट टैक्स लगेगा. बाकी उसको कुछ काम नहीं है, उसको सिर्फ परसेंटेज बताना है कि कितना टैक्स लगने वाला है, बाकी उसका कुछ भी काम नहीं है. द इनकम टैक्स एक्ट इज परमानेंट एक्ट whereas the finance act is passed every year. तो आपको समझना क्या, इनकम टैक्स एक्ट परमानेंट है, जो लॉ बना है वो चेंज नहीं होगा. आई मीन टू चेंज नहीं होगा मतलब लॉ में चेंजेस पार्लियामेंट ला सकता है, हमारा देश का जो पार्लियामेंट है वो ला सकता है. चेंजेस तो होते रहते हैं लॉ में. ओके, मैंने आपको शुरू में बताया. लेकिन फाइनेंस एक्ट जो है वो हर साल क्या होता है, रेट चेंज करते रहता है. तो फाइनेंस एक्ट क्या होता है, हर साल चेंज होते रहता है. लेकिन इनकम टैक्स एक्ट परमानेंट है, वो एक्ट वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स मेन पर्पस इज टू फिक्स द रेट टू बी चार्ज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फॉर दैट ईयर. तो मेन पर्पस क्या है, क्या रेट है कौन सी साल में, वो डिसाइड करना किसका काम है? फाइनेंस एक्ट का. बाकी जो पूरा लॉ है वो लॉ कौन ये करेगा? वो पूरा का पूरा लॉ चलाने वाला इनकम टैक्स एक्ट ही है. ओके, इनकम टैक्स एक्ट इज द मेन एक्ट. ओके, और इसमें आगे फर्दर बढ़ते, फर्दर देखो, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया the central government has a right to collect tax, income tax. Just a minute.
तो मैंने क्या बताया, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन लॉ के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो इनकम टैक्स कलेक्ट करे। ओके, द लॉ गवर्निंग सच कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स इज, तो ये जो लॉ को टैक्स कलेक्ट करने का जिम्मा दिया गया है वो क्या और कैसे करता है। तो क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं है, इधर पे स्टेट गवर्नमेंट की भी मदद लेते हैं वो लोग। क्या दिया देखो, स्पेसिफाइड इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 द एक्ट। तो 1961 एक्ट तो हम लोग ने देखा था, शुरू में बना था, तो वो एक्ट को उन लोग ने अधिकार दिया गया है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स लेड डाउन इन द इनकम टैक्स रूल 1962 द रूल्स। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट 1962 के रूल के हिसाब से, रूल भी कई सारे बने हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू गो वेरी डेप्थ बिकॉज आपका सिलेबस के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको इतना इतना याद रखना है, स्पेसिफाइड इनकम एक्ट ने जो है वो टैक्स कलेक्ट करता है, या फिर जो लॉ बनाया है, जो इनकम टैक्स रूल्स बने हैं 1962 में, रूल्स के तहत कुछ लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं। आगे, administered through circular issued by Central Board of Direct Taxes, that is CBDT। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एक अलग, आप लोग ने सुना रहेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह जो है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उसी तरह सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स भी है जो डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने में मदद करती है। समझ में आ रहा है? तो टैक्स अगर जो भी जमा करता है, वो जो भी डिपार्टमेंट है, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के कहने पे ही वो लोग काम करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं। फर्दर, interrupted by the judgment of Supreme Court and High Court which settles the legal dispute between the government and the taxpayers। तो क्या बोला है, जो लॉ है, लॉ में बहुत से बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डिसाइड करता है कि जो भी डिस्प्यूट, लीगल डिस्प्यूट मतलब झगड़े जो होते हैं, लीगली जो झगड़े होते हैं, देख सकते हैं आप इधर वर्ड लीगल डिस्प्यूट बिटवीन किसके बीच में, गवर्नमेंट एंड टैक्स पेयर। टैक्स पेयर बोलता है कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, गवर्नमेंट बोलता है कि टैक्स देना पड़ेगा। तो ये दोनों के बीच में जो भी जजमेंट देता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसको भी टेक इनटू अकाउंट, उसको भी हिसाब में लेते हैं और अकॉर्डिंगली टैक्स के सिस्टम में ऐड कर लेते हैं। मतलब टैक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है तो कौन से सिचुएशन में आ सकता है, कौन से सिचुएशन में नहीं आ सकता है। लॉ सबको मालूम है कि एक बार अगर जजमेंट आ जाए तो वो सेम टाइप का केस रहेगा तो सेम जजमेंट एप्लीकेबल हो जाता है। तो गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगा डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के तहत, गवर्नमेंट से अगर कोई टैक्स पेयर का मसला हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको भी डायरेक्ट टैक्स के दायरे में ले लिया जाता है। फर्दर डेफिनेशंस लिखा है, सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिफाइंस वेरियस टर्म्स विच आर यूज्ड थ्रू आउट द इनकम टैक्स एक्ट। तो बहुत सारे ऐसे सेक्शन 2 में इनकम टैक्स एक्ट में डिफिनेशन किधर भी एक्सप्लेन नहीं किया क्लियरली, तो उन लोग ने सिर्फ इतना ही बोला है, इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे अलग अलग टर्म्स हैं, वो टर्म्स को समझना चाहिए, वो टर्म को समझ के हम इनकम टैक्स एक्ट को समझ पाएंगे। तो डेफिनेशन जो है कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट को समझना है तो डेफिनेशन को समझना है, तो इनकम टैक्स एक्ट को भी समझना है, कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। लिखा है, डेफिनेशन गिवन इन द इनकम टैक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। दो कैटेगरी में इनकम टैक्स को डिवाइड किया गया है। ओके, तो वो क्या दो कैटेगरी है, जस्ट अ मिनट। तो पहला डेफिनेशन समझेंगे। डेफिनेशन दो टाइप के हैं, एक है एग्जॉस्टिव, दूसरा है इंक्लूसिव। आप बोलोगे सर ये एग्जॉस्टिव क्या होता है, इंक्लूसिव क्या होता है, वेरी वेरी सिंपल, डोंट पैनिक, बहुत ईजी है। तो पहला बता देता हूँ, an exhaustive definition is one which gives very clear and precise meaning of given term, that is the meaning of the term does not go beyond what expressly given in the definition। मतलब अगर कोई डेफिनेशन दिया है,
अगर इसका डेफिनेशन के ज़्यादा, डेफिनेशन से बढ़ के उसमें जितने वर्ड्स लिखे हैं वो वर्ड से ज़्यादा उसके बारे में और कुछ उसमें हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। समझ में? साइंस में आप लोग ने बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़े रहेंगे, तो उसमें जितना लिखा हम लोग को उतना ही समझना है। जो लॉ बोला है लोग तो बोला है, उससे ज़्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं। तो जितने भी डेफिनेशन में लिखे हैं वो सारे के सारे उतने ही हैं, उससे ज़्यादा बढ़ के नहीं है। लिखा है देखो, ये वर्ड आपको स्पेसिफाई कर देगा, डज नॉट गो बियॉन्ड व्हाट इज एक्सप्रेसली गिवन इन द डेफिनेशन। मतलब डेफिनेशन में जो दिया उससे बढ़ के कुछ भी नहीं, उससे कम कुछ भी नहीं, उतना ही जितना डेफिनेशन में बोला है उतना हमको समझना है कि वो डेफिनेशन है। एग्जॉस्टिव मतलब कंप्लीट। तो मैं फर्दर आपको समझाने के लिए इधर वर्ड लिखा हूँ, इट इज़ डेफिनेट, स्पेसिफिक, कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव। तो यही पूरा डेफिनेशन है, जो भी दिया रहेगा वही डेफिनेशन हम लोग उसको कंप्लीट मानेंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, उससे कम भी कुछ भी नहीं। इंक्लूसिव उसका ऑपोजिट है, आप देख सकते हैं। एन इंक्लूसिव डेफिनेशन इज वन इन विच द डेफिनेशन gives some meaning in addition to the dictionary or the common meaning of the term. It includes several other meanings of the term. तो इसमें क्या बोला है, डेफिनेशन जो दिया गया है वो डेफिनेशन के अलावा और भी कुछ मीनिंग हो सकती है उसके, जैसे कि डिक्शनरी में दिया होता है, या उसका कोई कॉमन मीनिंग कुछ और है और उसका फिर बाद में ग्रामेटिकल मीनिंग कुछ और है। तो आपने डिक्शनरी देखा रहेगा, डिक्शनरी में एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, एडजेक्टिव में अलग, नाउन में अलग, प्रोनाउन में अलग, ओके, तो एडवर्ब में अलग, ऐसा अलग अलग होती है। तो वही चीज़ वो लोग ने बताया, डेफिनेशन जितना बोला है उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। कम तो नहीं होगा, देखो इंक्लूसिव है मतलब ज़्यादा ही होगा, क्योंकि एक वर्ड का मीनिंग कई सारे निकलते हैं, डबल मीनिंग नहीं है, ये हम लोग बात कर रहे हैं बुक में टैक्स का मीनिंग के लिए। A definition is said to be inclusive when it is defined as a term includes. जब भी वर्ड आपको डेफिनेशन में वर्ड इंक्लूड दिख गया तो आपको समझ लेना है कि ये डेफिनेशन काफ़ी बड़ा है, इसका कोई एंड नहीं है। लेकिन अगर आपको क्लियर स्पेसिफाई किया है तो उसका मीनिंग उतना ही है और उतना ही, उससे ज़्यादा हमको कुछ समझना नहीं है। जब इंक्लूडिंग रहेगा तो इंक्लूड्स या इंक्लूडिंग रहेगा तो समझना बहुत बड़ा मीनिंग उसका होता है। फॉर योर सिलेबस, फॉर द टी वाई बी कॉम सिलेबस द फॉलोइंग डेफिनेशंस आर स्टडीड। तो हम लोग आगे के लेक्चर में ये जो टी वाई बी कॉम आप लोग के जो सब्जेक्ट है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बी कॉम बी एम एस के लिए भी यही सेम है, ठीक है। तो यही सेम हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्या क्या डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, एसएससी, असेसमेंट ईयर, इनकम, पर्सन, प्रीवियस ईयर। तो ये सारी चीज़ हम लोग क्या करने वाले, आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सेक्शंस 100% याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखा तो अच्छी बात है, लेकिन डेफिनेशन मीनिंग जो भी रहेगा मालूम होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग बाद में मिलते हैं, ठीक है। चलो बाय फॉर द डे, हैव ए नाइस डे।